Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vittal Donarkar, your English Mastery Mentor, and here is the 8th day of English Mastery online course. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 parts of sentences. In last video we have discussed about sentences and its types, right? And in this video we are going to learn about how many types of what are the parts of sentences. तो sentences के parts basically 3 प्रकार के होते हैं और आपको पता होगा, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और जिस पे क्रिया करी जाई हो जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट पे मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको कहा जाएगा. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. विच वी टॉक अबाउट मतलब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो जिसके बारे में वो सेंटेंस बोल रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट. ठीक है, ये तो एक समझ में आ गया, एक ये डेफिनेशन हो गई. सेकंड है हु परफॉर्म्स एक्शन. सेंटेंसेस में कोई भी वाक्य में जो भी शब्द एक्शन शो कर रहा है या कोई क्रिया कर रहा है, जिसके द्वारा कोई क्रिया करी जा रही है, एक्टिविटी करी जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे. एंड एट द एंड इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एनी सेंटेंस. इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी सेंटेंस रहता है उसका मुख्य केंद्र, जो प्रमुख केंद्र सब्जेक्ट को कहा जाता है, क्योंकि जो भी सेंटेंस में होता है या तो उसके बारे में बताया जा रहा है या वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो बेसिकली सब्जेक्ट को हम सेंट्रल पार्ट ऑफ द एनी सेंटेंस कहते हैं, राइट? तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज वर्ब. वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में या एक्शन के बारे में बताता हो. मतलब सब्जेक्ट कौन से स्टेट में है. यहां पे स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेट का मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट कौन सी अवस्था में है या स्थिति में है. अवस्था या स्थिति यह डिस्क्राइब करती है कि वो कौन से समय में है, मतलब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है. तो बेसिकली स्टेट का मतलब वो होता है. और सब्जेक्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन सी क्रिया उसके द्वारा हो रही है, ये कौन डिस्क्राइब करता है? हमें वर्ब करता है. तो हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं और वर्ब किस तरह से सब्जेक्ट क्या एक्शन ले रहा है और कौन से स्टेट में, ये हमें डिस्क्राइब करके बताता है. तो एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे काम शो करते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है अयांश इज स्लीपिंग. यहां पे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है? राइट, अयांश के बारे में बताया जा रहा है. तो अयांश क्या हो गया अपने लिए? सब्जेक्ट हो गया. और क्या कर रहा है वो? स्लीपिंग मतलब सो रहा है. तो सोना मतलब क्या है? ये क्रिया हो गई. तो क्रिया क्या है फिर अपना? तो स्लीप यहां पे क्या हो गया? वर्ब हो गया, बराबर है. और उसके बाद हमें एक और बात सेकंड से एग्जांपल से समझनी है. अयांश इज 8 months ओल्ड, बराबर है. अभी देखो यहां पे कि यहां पे भी वर्ब है और यहां पे भी वर्ब है, लेकिन यहां पे क्रिया, कोई तो क्रिया अयांश के द्वारा हो रही है, सोने की क्रिया, लेकिन यहां पे क्रिया हो रही है क्या? सेकंड सेंटेंस में अयांश इज 8 months ओल्ड, उसके द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन वो कौन से स्टेट में है ये बताया जा रहा है. जैसे कि हमने यहां पे बात करी थी कि स्टेट, हु डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. यहां पे क्या हो रहा है? अयांश 8 साल का है, अब भी है, तो प्रेजेंट में है. तो ये स्थिति, ये अवस्था, ये इस शब्द से समझ रही है, बराबर है. तो ये भी हमारे लिए एक वर्ब हो गया. ठीक है, यहां पे कोई क्रिया नहीं है, लेकिन यहां पे स्टेट ऑफ दैट सब्जेक्ट शो कराया जा रहा है, बराबर है. तीसरे सेंटेंस में देखते हैं अयांश वॉज 8 months ओल्ड. इसका क्या मतलब हुआ? अयांश 8 महीने का था, राइट? अभी बड़ा हो चुका है. तो था का क्या मतलब? वो पास्ट में था. तो देखो यहां पे इज यूज करा गया है, यहां पे वॉज यूज करा गया है. और जैसे ही शब्द बदलते हैं उस शब्द का, उस वाक्य का मीनिंग भी बदल जाता है. तो यहां पे वर्ब क्या कर रहा है? अभी यहां पे एक्टिविटी तो अयांश के द्वारा नहीं शो हो रही है, लेकिन क्या कर रही, यहां पे क्या बताया जा रहा है कि वो कौन से स्टेट में है. यहां पे सेकंड सेंटेंस में वो प्रेजेंट मोमेंट में है और ये पास्ट में था. तो आपको समझ में आया होगा कि तीन सेंटेंसों में, तीनों वाक्यों में अयांश के बारे में बताया जा रहा है. इसका मतलब अयांश क्या है? सब्जेक्ट है. कोई एक्टिविटी शो कर रहा है तो वो क्या है? सब्जेक्ट है. और यहां पे एक एक्टिविटी शो कराई जा रही है जिसको हम वर्ब कहेंगे, और यहां पे कोई स्टेट या किसी स्थिति या अवस्था के बारे में सब्जेक्ट के बताया जा रहा है, तो उसको भी हम वर्ब कहेंगे. तो ठीक है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब अच्छे से समझ में आए होंगे. लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो बिफोर डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट, हम वर्ब्स के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं.
बेसिकली वर्ब्स के दो टाइप होते हैं, मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो पहले बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। इसको मुख्य क्रिया हिंदी में कहते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा घटित कोई भी क्रिया होती है जो मुख्य हो, इंपॉर्टेंट हो, या क्या बोलते हैं उसको, मेन हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मेन वर्ब बोलेंगे। जैसे एक यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम इज स्लीपिंग ऑन बेड। तो स्लीपिंग, वो सोने का काम कर रहा है। आई एम मेकिंग वीडियो, मैं बनाने का काम कर रहा हूँ। तो ये मेक, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे स्लीप मेन वर्ब हो गया। यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, तो वॉच करना मतलब ये मेन वर्ब हो गया, ये मेन एक्टिविटी है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, राइट। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में शो करता है या डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पे यस मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे कि देखो कि कौन सी स्थिति में है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्थिति या अवस्था के बारे में, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो जैसे कुछ शब्द यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के बारे में, मतलब जो मेन वर्ब है वो कौन से स्थिति में है, बराबर है। मतलब जो भी एक्टिविटी सब्जेक्ट के द्वारा करी जा रही है वो कौन से स्टेट में करी जा रही है, कौन से अवस्था में करी जा रही है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, ये बताने के लिए जो वर्ब हेल्प करते हैं, सहायक, मतलब सहायक बनना या हेल्प करना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हेल्प करना मेन वर्ब को कि वो कौन से स्टेट में है। तो इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में वर्ब, मतलब कोई भी एक्टिविटी सब्जेक्ट द्वारा हो रही है, ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। वॉज, वेयर है, ये पास्ट के लिए ही है। विल है, ये फ्यूचर के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हम आगे के इंग्लिश के जर्नी में ये तो बातें जानेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। उसको कारक भी कहा जाता है। जैसे देखो, कोई भी स्टेट होता है सब्जेक्ट का, उसका स्टेट या कोई भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो इसका प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है, जिस वस्तु पे पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है या वो कोई भी स्थिति में हो, तो इस दोनों बातों का मतलब स्टेट का और एक्शन का भी, दोनों बातों का प्रभाव जिस शब्द पे, जिस वस्तु पे पड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो एग्जाम्पल्स के मदद से समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे राम इज एट स्कूल, बराबर है। तो राम, तो यहाँ पे क्या हो गया, राम के बारे में बताया जा रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। इज का क्या मतलब हुआ, है, अब भी है वो, तो वो स्थिति होगी। और स्थिति का क्या मतलब, स्थिति कौन बताता है, वर्ब बताता है। तो यहाँ पे कौन, राम सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, सब्जेक्ट वर्ब। और इस स्थिति का किस पे प्रभाव पड़ रहा है, स्कूल पे पड़ रहा है, तो ये अपने लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यस, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप होशियार भी हो। सेकंड सेंटेंस समझते हैं, राम इज स्लीपिंग ऑन बेड। तो सोने का काम हो रहा है, कौन से स्टेट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, और किसके ऊपर, बेड। तो यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। आई मेक वीडियोस, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप इंग्लिश अच्छी सीख पाओ, ग्रो कर पाओ, ठीक है। तो आई मेक वीडियो, तो सब्जेक्ट मैं हो गया, मेक वर्ब हो गया, और क्या बना रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन दिस वे आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक तो सब्जेक्ट हमने जाना, जो जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है या जो कोई क्रिया करता है, उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। सेकेंड हमने जाना कि वर्ब क्या होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में या वो कौन सी क्रिया कर रहा है इसके बारे में बताया जाता है। तो हमने उसके दो टाइप्स जाने, मेन वर्ब जो क्रिया के बारे में बोलता है, और हेल्पिंग वर्ब जिसके स्टेट के बारे में, सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है। और उसके बाद हमने जाना कि ऑब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट के क्रिया का या स्टेट का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके नोट्स बनाते जाइए और डेली की टेस्ट देते जाइए, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपका एनालिसिस कराती है टेस्ट, और इसके नोट्स बनाते जाइए, ताकि मैंने जैसे शुरुआत के वीडियोस में बताया था कि आप नोटबुक बनाओगे, वहाँ पे नोट्स लिखोगे, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाके हिट करेंगे और आप ये जल्दी से भूल नहीं पाओगे। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में इतना कुछ है, बहुत बातें हैं इधर उधर की, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रख पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी पहले ऐसा होता था, लेकिन मैंने जैसे ही नोट्स बनाना शुरू किया तो मुझे इसकी काफ़ी सारी हेल्प हुई। तो मैं भी आप ये चाहता हूँ कि आपको भी इसकी हेल्प हो। जो भी साथी नए आए हैं इस वीडियो पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम एक कोर्स लेके चल रहे हैं, ये जर्नी लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और आप नए हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हो हमें कमेंट करके बताइए, और हमारा मनोबल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, बी द चैंपियन।